तो उसमें हम लोग लास्ट में पढ़ लिए थे एक जितने भी टर्म्स है यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का, जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एंगल्स हैं। तो इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम लोग पढ़े थे जिसका काफी पॉपुलर टूल सिग्नेचर है, जिसका नाम है ASA टूल सिग्नेचर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ASA टूल सिग्नेचर के अनुसार से हम लोग सबसे पहला जो होता है वो बैक रेक एंगल होता है ना। फिर हमारा साइड रेक एंगल होता है। फिर जो है इंड रिलीफ एंगल हो गया। उसके बाद फिर साइड रिलीफ एंगल हो गया, है ना। इंड कटिंग एज एंगल हो गया, है ना। इसके बाद जो है साइड कटिंग एज एंगल हो गया, और फिर लास्ट में नोज रेडियस हो गया। तो ये जो ऑर्डर है लिखने का, जितने भी टर्म्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का, अकॉर्डिंग टू द ASA टूल सिग्नेचर के अनुसार से फर्स्ट बैक रेक एंगल, फिर साइड रेक एंगल, फिर इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और फिर नोज रेडियस। ये ऑर्डर है रिप्रेजेंट करने का, है ना। इसी तरह से और भी कई सारे सिस्टम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और हम जो कैलकुलेशन के लिए इसका मेटल कटिंग में आगे हम लोग जो है बहुत सारे टर्म्स को निकालेंगे, बहुत सारे क्वांटिटी को हम फाइंड करेंगे, तो मोस्टली ASA टूल सिग्नेचर ही यूज होता है। उसके बाद है कि इसी तरह का और भी एक सिस्टम होता है, जैसे एक ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम, जो इसमें रेक एंगल जो हम लोग लेते हैं इस सिस्टम में, वो कहता है कि सबसे जो स्टीपेस्ट स्लोप ओवर द रेक फेस, यानी रेक फेस में मतलब अलग अलग स्लोप है। पूरा रेक फेस ऐसा नहीं है कि वो पूरा प्लेन होता है। तो उसी रेक फेस में से जो सबसे स्टीपेस्ट स्लोप होगा उसको रेक एंगल कंसीडर किया जाता है, और इससे हम लोग फिर कटिंग फोर्स निकालते हैं। तो इसका मेनली यूज कहता है कि जनरली ग्राइंडिंग फिक्सचर के लिए यूज होता है। और इसमें चूंकि चिप फ्लो का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ब्रिटिश सिस्टम जनरली हम लोग अपना जो निकालने के लिए, जो जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की मान को फाइंड करते हैं, तो वहाँ ये रेयरली यूज होता है, मतलब नहीं ही यूज होता है। एक और जो मतलब टर्म्स है डिफरेंट एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का, जो एक और सिस्टम है वो है नॉर्मल या ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, जिसको ORS कहते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ORS के अकॉर्डिंग जो हम क्या करते हैं कि साइड कटिंग एज के ऊपर, जैसे कि साइड कटिंग एज, जैसे कि हम बताएं यहाँ पर, जैसे कि ये जो एज हमको दिख रहा है ये क्या है, बेसिकली साइड कटिंग एज है ना। इसको हम इस फिगर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, साइड कटिंग एज है। तो ये तो एक हॉरिजेंटल लाइन है जो सैंक का बढ़ाया हुआ, एक्चुअली साइड कटिंग एज हमारा ये है ना। तो इस एज पर हम क्या करते हैं, इस एज पर परपेंडिकुलरली लाइंस हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा परपेंडिकुलरली लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो वही ORS के अकॉर्डिंग कि हम लोग यहाँ पर साइड कटिंग एज के ऊपर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन में। तो कहता है कि वैसा लाइन जो मैक्सिमम स्लोप दे, ऐसा लाइन जितने भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें से जो लाइन हमको सबसे मैक्सिमम स्लोप देगा वही हमारा नॉर्मल रेक एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल रेक एंगल मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फाइंड कर रहे हैं, सॉरी मतलब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं साइड कटिंग एज के ऊपर और भी परपेंडिकुलरली। तो इस सब लाइन में से जो सबसे मैक्सिमम स्लोप देगा वही उसका नॉर्मल नॉर्मल रेक एंगल कहलाएगा। ठीक है। इसको अल्फा एन से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि यही साइड कटिंग एज जैसे अभी अभी यहाँ पर इस तरह से है, अगर यही साइड कटिंग एज अगर हमारा इस तरह से हो जाए, है ना, यानी साइड कटिंग एज एंगल का मान 0 हो जाए, साई का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए,
तो 0 हो जाएगा तो ये जो लाइन है वो सीधा ये चला जाएगा, है ना, मतलब ये लाइन तब सीधा हो जाएगा। तब जा करके फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम स्लोप होगा, है ना, मैक्सिमम स्लोप होगा वो, यानी कि वो साइड रेक एंगल के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, साइड रेक एंगल है ये, ठीक है। तो यही साइड रेक एंगल नॉर्मल रेक एंगल कहला जाएगा कब, जब ये साइड कटिंग एज एंगल का मान 0 हो। तब यहाँ पर हम जो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सबका, इसमें से जो भी मैक्सिमम स्लोप का होगा वो उसी साइड रेक एंगल के बराबर होगा। यानी अगर साई का मान 0 होता है तो साइड रेक एंगल जो है वो हमारा बराबर होगा नॉर्मल रेक एंगल के, दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, ये लिख भी दिया है कि साइड कटिंग एज एंगल इज 0, तो नॉर्मल रेक एंगल इज इक्वल टू साइड रेक एंगल। तो ORS के अनुसार यहाँ पर जो ORS है इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग डिफरेंट एंगल का जो ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले होता है ये आई हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी बताएंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो लिखा जाता है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसके बाद जो दिया जाता है अल्फा एन, अल्फा एन क्या है, तो नॉर्मल रेक एंगल है, ये अल्फा एन क्या है, नॉर्मल रेक एंगल है। तो पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को लिखा जाता है, फिर नॉर्मल रेक एंगल को लिखा जाता है, फिर साइड रिलीफ एंगल को, फिर इंड रिलीफ एंगल को, फिर इंड कटिंग एज एंगल को, और फिर यहाँ पर अप्रोच एंगल, ठीक है। अप्रोच एंगल क्या होता है, देखिए एएसए में हम लोग अप्रोच एंगल के जगह साइड कटिंग एज एंगल लिखते थे। यहाँ पर जो है अप्रोच एंगल के जगह पर क्या होता था एएसए में, साइड कटिंग एज एंगल होता था। लेकिन यहाँ पर अप्रोच एंगल मतलब क्या हो गया, ये मतलब उल्टा हो गया। उल्टा मतलब अप्रोच एंगल जो होता है वो 90 माइनस साइड कटिंग एज एंगल, मतलब यहाँ पर एएसए में डायरेक्ट साइड कटिंग एज साई का मान यहाँ पर लिखते थे, लेकिन ORS में जो है हम इसी साइड कटिंग एज एंगल को 90 से माइनस करके, है ना, मतलब सिंपल सी चीज हो गई कि अगर कोई एंगल यहाँ पर साई है, ये साइड कटिंग एज एंगल है, तो उसका ये एंगल जो है, ये एंगल उसका कहलाएगा लेमडा, यानी अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, तो ये अप्रोच एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर ORS में अप्रोच एंगल लिखा जाता है और तब जाके लास्ट में नोज रेडियस। तो ये ऑर्डर हो गया किसके अनुसार से, ORS ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में। फर्स्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देन नॉर्मल रेक एंगल, देन साइड रिलीफ एंगल, देन इंड रिलीफ एंगल, देन इंड कटिंग एज एंगल, देन अप्रोच एंगल एंड देन नोज रेडियस, ठीक है। अब बता रहे थे कि यहाँ पर तो हम नॉर्मल रेक एंगल अभी बता दिए, साइड रिलीफ एंगल, इन रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल और अप्रोच, ये तीनों तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अप्रोच एंगल जैसे कि हम बता दें कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें एक एंगल साई अगर साइड कटिंग एज है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो उसका अप्रोच एंगल लेमडा होगा, ठीक है। अब एक टर्म आता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है ये एंगल ऑफ टूल एक्सिस विथ क्रॉस स्लाइड मोशन। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर है, ये यहाँ पर एक कटिंग होते हुए दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, टूल है, ये टूल है, और ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा कोई वर्क है। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट दिया जा रहा है, यहाँ पर जितना हमको टूल जो है तो वर्क पीस के अंदर है यही हमारा डेप्थ ऑफ कट है। तो टूल का एक्सिस क्या हो गया, ये हो गया टूल का एक्सिस, ये एक्सिस क्या है, टूल का एक्सिस है। उसके बाद जो है क्रॉस फीड मोशन। क्रॉस फीड क्या होता है, क्रॉस फीड होता है कि ये हमारा वर्क पीस है और टूल को हम क्या करते हैं, इस वर्क पीस को में के अंदर जो फीड देते हैं वो इस डायरेक्शन में हम लोग फीड देते हैं, है ना। ये जितना डेप्थ गया वो तो डेप्थ ऑफ कट हो गया। अब फीड का जैसे हम बताएं कि फीड जो होता है वो पर रिवॉल्यूशन होता है, यानी एक रिवॉल्यूशन में जितना वो कट करती है वो उसका फीड कहलाता है।
तो ये क्रॉस फीड मोशन जो है ये वर्क के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टूल एक्सिस जो है और यहाँ पर क्रॉस फीड मोशन जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 0 है। ठीक है, यहीं पर एक सेकेंड यहाँ पर फिगर दिख रहा है जहां पर ये टूल जो है वो कुछ एंगल पे कट कर रहा है वर्क पीस को, है ना। यहाँ पर इसका जो फीड है वो हमारा इस फीड तो इस डायरेक्शन में है और क्रॉस फीड इस डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पर टूल है ना। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है यही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको कहते हैं, तो ये एंगल होता है टूल एक्सिस विथ क्रॉस स्लाइड मोशन। तो अगर हम ऑर्थोगोनल सिस्टम अगर कहता है कि कोई सिस्टम क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो आई बराबर क्या होगा, 0, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0। अब हमको कभी कभी कन्वर्सन पूछ देता है कि कन्वर्सन फ्रॉम एएसए टू ओआरएस, मतलब एएसए से ओआरएस में कन्वर्ट करना या फिर ओआरएस से एएसए में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए ये दो बेसिक फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी टेन आई जो होता है वो बराबर होता है कॉस साई टेन अल्फा बी, अल्फा ए बी है, और माइनस साइन साई टेन अल्फा ए एस। यहाँ साई जो है क्या है, साइड कटिंग एज एंगल है, और अल्फा ए बी जो है ये डिनोट कर रहा है बैक रेक एंगल को, और अल्फा ए एस जो डिनोट कर रहा है वो है साइड रेक एंगल को। तो बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल ये दोनों ही टर्म जो है एएसए में यूज होता है, और जबकि आई और अल्फा एन ये दोनों टर्म जो है ये ओआरएस में यूज होता है ना। अब बाकी तो सेम ही है, साइड रिलीफ एंगल, इन रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, है ना, ये सब जो है एएस और एएसए और ओआरएस दोनों में कॉमन ही होता है। ठीक है, एक अप्रोच एंगल की बात आ गई तो वो तो 90 माइनस साइड कटिंग एज एंगल हो गया। तो यहाँ पर एक अल्फा आई और अल्फा एन जो है ये दो अलग एंगल है ओआरएस में, और एएसए में यहाँ पर बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है इस फॉर्मूला से दिया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला है कि टेंजेंट ऑफ जो नॉर्मल रेक एंगल होता है वो बराबर होता है कॉस साई टेन अल्फा ए एस प्लस साइन साई टेन अल्फा ए बी। ठीक है, जैसा बता दिए साई क्या साइड कटिंग एज एंगल, अल्फा ए एस जो है साइड रेक एंगल, और अल्फा ए बी जो है बैक रेक एंगल। तो ये दो कॉमन फॉर्मूला है जिससे हम एएसए से ओआरएस में या ओआरएस से एएसए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस। अब कितने तरह का मेटल कटिंग प्रोसेस होता है ना। तो मेटल कटिंग प्रोसेस दो तरह का होता है। एक एक हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस, एक क्या हो गया ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस, और दूसरा होता है ऑब्लिक ऑब्लिक कटिंग प्रोसेस। तो ये कुछ नहीं है, ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस जो है ये 2 डायमेंशनल कटिंग होता है। ये किस में होता है, 2 डायमेंशनल, एक्स और वाई 2 डायमेंशनल कटिंग हो गया। तो इसमें जो कटिंग एज है, मेजर कटिंग एज ऑफ द टूल जो है वो वर्क पीस के परपेंडिकुलर है ना। जैसे कि ये काटते हुए तो इधर जा रहा है, फीड हमारा इधर की ओर है, लेफ्ट साइड की तरफ, है ना, और डेप्थ ऑफ कट जो है यहाँ पर अंदर की ओर है। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो टूल का एक्सिस है ये वर्क के एक्सिस पर ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। यानी टूल का एक्सिस वर्क पीस का जो यहाँ एक्सिस है ये दोनों जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस। ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर दोनों एक्सिस वर्क का एक्सिस और टूल का एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो वो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन कुछ पहला चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा
कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस किस टाइप का है, तो ये 2 डायमेंशनल कटिंग है, याद रखेंगे। इसमें वो ऑप्शन में दे देगा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, नन ऑफ दीज, कुछ भी इस तरह का ऑप्शन दे देता है, तो हम याद रखेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस 2 डायमेंशनल होता है, पहला चीज। और दूसरा चीज जो है, ये इसमें जो मेजर कटिंग एज है, यानी टूल का जो कटिंग एज है, वो वर्क पीस के परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन, जो फीड मोशन इधर की ओर है ना, और इसका मेजर कटिंग और जो इसका परपेंडिकुलर है ये है, तो ये दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली कट करता है। या फिर हम सिंपली समझ सकते हैं कि वर्क का एक्सिस और टूल का एक्सिस एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनली मीट करे, तो इस तरह का कटिंग प्रोसेस ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये जो हमको फिगर दिख रहा है, ये है ऑब्लिक का, ठीक है। ऑब्लिक कटिंग जो होता है, इसमें ऑर्थोगोनल कटिंग में, जैसे इसमें जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई का मान क्या होता है, 0 होता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है। ऑब्लिक कटिंग में पहला चीज तो ये याद रखेंगे कि ये 3 डायमेंशनल कटिंग है, इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट का यूज होता है, क्योंकि ये क्या होती है, एक एंगल पे होता है, तो ये 3 डायमेंशनल कटिंग है। और ये जो कटिंग प्रोसेस है, उसमें मेजर कटिंग एज ऑफ द टूल जो है कर प्रेजेंटेड टू द वर्क पीस, जो वर्क पीस में मेजर कटिंग एज टूल जो उसको कट कर रहा है, वो एट एन एंगल, एक एंगल पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन। यहाँ फिगर से हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी मेजर कटिंग एज जो है यहाँ पर वो एक एंगल पे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वर्क पीस को कट कर रहा है ना। इसमें ये मेजर कटिंग एज को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक एंगल पे जाकर के इसके एक्सिस पर मीट कर जाएगा, तो इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 नहीं होता है, इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे 60 है तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्लिक कटिंग का हो गया। तो यानी कि एक सर्टेन एंगल पे ये क्या करता है, कट करता है ना। यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख दिए हैं कि इस तरह के कटिंग में, यानी ऑब्लिक कटिंग में जो चिप बनती है वो बिकम्स हेलिकल। ये चिप जो बनता है वो कैसा बनता है, हेलिकल। हेलिकल मतलब हो गया कि एक स्प्रिंग जैसा, यानी इसका चिप जो कट के निकलेगा वो लगेगा कि एक स्प्रिंग जैसा है, हेलिकल शेप का। और लीव द वर्क पीस, ये वर्क पीस को छोड़ता है, एक एंगल पे जाके छोड़ता है। स्वाभाविक है कि यहाँ पर ये हेलिकल बन रहा है, तो जब भी ये चिप कहीं पर जाकर के अगर टूट गया तो ये एंगल पे लीव करता है, उसी एंगल को ही तो हम लोग इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। तो ये 2 बेसिक कटिंग प्रोसेस है मेटल कटिंग का। इसके बाद अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन मेटल कटिंग। अब जब मेटल कटिंग प्रोसेस शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो हम जैसे जानते हैं कि वहां पर एनर्जी यूज होता है, कटिंग फोर्स हमें देना पड़ता है टूल के ऊपर, तब जा करके वो हमारा कटिंग करता है किसी मेटल को, है ना। तो अब यहाँ पर है कि जो टूल्स है और वर्क पीस है और चिप है ना, तो इसमें जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको 3 जोन में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, दूसरा हो गया सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन, और तीसरा जो है वर्क टूल कॉन्टैक्ट जोन। यहाँ पर फिगर में हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो हमको दिख रहा है, ये 1 जो लिखा हुआ है, ये 1 क्या है, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन है। ये 2 वाला जो यहाँ पर एरिया है, ये सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन है। और ये तीसरा जो ये दिया हुआ है, ये वर्क टूल कॉन्टैक्ट जोन है। अब देखिए, ये हमारा टूल है, ये हम चिप है। चिप मतलब हो गया जो मेटल वर्क पीस पे कट के अलग हो गया, उसको चिप कहते हैं। और ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस का हम मशीनिंग कर रहे हैं, टूल से इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि जब हम टूल जो है तो यहाँ पर लगाए होंगे, जब हम टूल यहाँ पर क्या किए होंगे, लगाए होंगे, है ना, यहाँ पर टूल लगाए होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा
कि जिस समय ये सिंगल पॉइंट, ये किस टाइप का टूल है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये। तो जब ये पॉइंट इस वर्क पीस को टच किया होगा और इसमें हम लोग क्या किए हैं कि फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर कटिंग फोर्स जो है टूल पर लगा रहे हैं, तो पहले यहाँ का मेटल क्या होगा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका प्लास्टिक यानी ये जो टिप है टूल का वो अंदर यहाँ पर एंट्री लेगा। ये तब तक एंट्री लेगा यहाँ जब तक इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। और जैसे ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिमिट को ये पार किया कि यहाँ से ये जो है चिप चिप रूप में जो है, ये जो है चिप के रूप में यहाँ सरफेस के ऊपर ये यहाँ पर क्या होगा, कटना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर चिप बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि चिप जो है यहाँ पर टूल सरफेस के ऊपर चला गया, मतलब हो गया कि ये टूल अभी यहाँ से काटते काटते यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टूल पहुंच गया है, तो ये चिप जो है वो क्योंकि इतना लेंथ का मटेरियल का चिप जो है तो वो कट गया है ना। तो देखिए यहाँ पर जितना लेंथ ऑफ चिप हमको दिख रहा है उतना लेंथ यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, चिप का लेंथ जो यहाँ पे होगा उतना लंबा होगा नहीं। ये इसका कारण होता है इलास्टिक रिकवरी, ये इलास्टिक रिकवरी के कारण ऐसा हो जाता है। तो ये टूल जो है इसमें मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि 100% अगर हम एनर्जी देते हैं कटिंग टूल को, इस कटिंग टूल को 100% एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कट करने के लिए। तो 100% एनर्जी में से यहाँ पर 70 से 80% एनर्जी जो है, 70 से 80% एनर्जी हमारा खर्च होता है किस में, तो ये टूल टिप जो है ये मतलब इस पर ये लाता है क्रिस्टल ब्रेक। एक टर्म होता है क्रिस्टल ब्रेक। क्रिस्टल ब्रेक मतलब ये हो गया कि हम जैसा जानते हैं कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो एकदम छोटा छोटा मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है ना, और वो मॉलिक्यूल काफी क्लोज होता है और इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हायर होता है। तो कोई भी सॉलिड मेटल तभी कट होगा जब इसके बीच के फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है उससे एक्सेस लिमिट में हम वहां पर फोर्स का कटिंग फोर्स को अप्लाई करें। यानी इस तरह के अगर हम क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक करते हैं, तो वही क्रिस्टल ब्रेकर कहलाता है। तो चिप तभी बनेगा जब वो क्रिस्टल ब्रेक करेगा। तो 70 से 80% एनर्जी जितना हम सप्लाई करते हैं उसका 70 से 80% एनर्जी जो है वो सिर्फ खर्च हो जाता है किस में, तो इसको क्रिस्टल को ब्रेक करने में। क्रिस्टल ब्रेक में आपको दोनों आ गया कि वो मटेरियल को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर देना है ना, और उसमें उसके अंदर टूल टिप का मतलब एंट्री ले लेना, मतलब वहां पर वो क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया। तो इस 70 से 80% एनर्जी में एक कुछ पार्ट जो है, मतलब कुछ पार्ट मतलब समझ लीजिए 70 से 80% एनर्जी का लगभग 10 से 30% तक मान लीजिए कि इतना ही एनर्जी जो है तो वो हीट में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, पहले तो टोटल 100% एनर्जी जो हम टूल को दे रहे हैं उसका 70 से 80% एनर्जी यूज होता है किस में, तो उसके क्रिस्टल को ब्रेक करने में। और उस 70 से 80% के एनर्जी में लगभग एक पार्ट जो है 10 20 30 40 मतलब इस तरह का कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट लिमिट नहीं है। तो वो एनर्जी ही एक पार्ट ऑफ एनर्जी जो है ही कन्वर्ट होता है हीट में। मतलब हो गया कि ये जोन कहलाता है प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। ठीक है, जो फर्स्ट दिया हुआ है। तो इस जोन में क्या होता है कि चिप जो होती है, क्योंकि क्रिस्टल ब्रेक हो गया तो चिप बन गया है, तो ये चिप जो है अपने पोजीशन पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो बेंड कर रहा है तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया इसका कहलाता है शियर एरिया। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, शियर एरिया। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमको मतलब एक लाइन के रूप में हम कंसीडर करते हैं। एक्चुअली में ये लाइन होता नहीं है,
जैसा कि फिगर में यहाँ दिखाया गया है कि शियर प्लेन को एक लाइन के रूप में यहाँ क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ये एक सर्टेन रीजन होता है, सर्टेन एरिया होता है। तो इसका हम कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ मान लेते हैं एक शियर प्लेन लाइन, ये एक लाइन मान लिए, और ये इस लाइन के अकॉर्डिंग जो प्लेन है उसको हम शियर प्लेन कहते हैं। और यहाँ जो हॉरिजेंटल एक्सिस है या हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये शियर प्लेन इस हॉरिजेंटल लाइन से जितना एंगल बनाता है इसको डिनोट करते हैं फाई से, और फाई को कहा जाता है शियर एंगल। इसको क्या कहा जाता है, शियर एंगल कहा जाता है। तो ये हो गया 70 से 80% एनर्जी यहीं पर इसी शियर रीजन में ही हमारा खर्च होता है। बाकी जो हमको 20 से 30% एनर्जी बच गया, तो उसमें से लगभग 20 से 30% का जो एनर्जी है वो हमारा खर्च होता है कहाँ पर, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में। सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में क्या होती है कि चिप बन चुका होता है, और चिप का जो पोजीशन होता है वो टूल के रेक फेस के ऊपर, टूल का जो रेक फेस है इसके ऊपर से ये चिप फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ पर चिप और टूल का जो रेक फेस है, इस दोनों के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो है फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर क्या अप्लाई होता है, फ्रिक्शन। किसके बीच में, तो ये जो चिप है, चिप का अंडर सरफेस और टूल का रेक फेस, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर इस सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में जो भी एनर्जी, तो चूंकि अब ये चिप टूल के फेस से ये मोशन करेगा आगे की ओर, ये चिप तभी बढ़ेगा जब यहाँ के बीच के फ्रिक्शन जो है, यहाँ के बीच का फ्रिक्शन के से ज्यादा फोर्स इस पर लगेगा, तभी ना चिप ये टूल के ऊपर से मूव करेगा। तो जितना एनर्जी हम टूल का सप्लाई करते हैं उसका लगभग 20 से 30% जो एनर्जी है वो यहाँ पर फ्रिक्शन के लिमिट को पार करने में खर्च होता है। और यहाँ पर जितना भी एनर्जी खर्च होता है वो उसका 100% एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है। मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा जो हीटेड एरिया होता है वो आपका चिप और टूल का जो इंटरफेस है, जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, यही फ्रिक्शन जोन जो है, जहां पर जितना भी एनर्जी यहाँ पर फ्रिक्शन लिमिट को पार करने में हमारा खर्च होगा, वो टोटल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है यहाँ पर थर्ड डिफॉर्मेशन जोन। ठीक है, थर्ड डिफॉर्मेशन जोन जो है ये टूल का अंडर साइड, टूल का जो अंडर साइड सरफेस है, और ये वर्क पीस है। वर्क पीस में भी कौन सा, तो फिनिश्ड सरफेस। ये कौन सा है, फिनिश्ड सरफेस, है ना। तो इस दोनों के बीच में भी अगर यहाँ पर इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं क्लियरेंस एंगल। इसको हम दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल। ये तो अगर क्लियरेंस एंगल मान लीजिए कि अगर 0 रहेगा, तब तो ये टूल का अंडर साइड प्लेन और ये वर्क पीस का जो फिनिश सरफेस है, इस दोनों के बीच में रबिंग होगा और यहाँ भी फ्रिक्शन डेवलप करेगा। तो कुछ एनर्जी हमको यहाँ भी क्या होगा, लॉस होगा। इसीलिए हम थोड़ा सा क्लियरेंस एंगल देते हैं, ताकि ये जो टूल है और फिनिश सरफेस ऑफ वर्क पीस है इसके बीच में रबिंग ना हो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये टूल जब स्टार्ट करते हैं कटिंग करना, तो उस समय यहाँ पर रबिंग नहीं होता है। जब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कट करना, जस्ट अभी स्टार्ट ही किए, तो उस समय ये जो तीसरा जो जोन है वर्क टूल और वर्क का कांटेक्ट जोन, ये नहीं रहता है। लेकिन ये टूल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, काटते, जितना लंबा वर्क पीस होगा और ये आगे काटते हुए जा रहा है, तो इस वर्क पीस के इलास्टिक रिकवरी के कारण जो इसका कट, जो सरफेस कट चुका है ना, तो कट चुका है, तो यहाँ पर इलास्टिक रिकवरी के कारण अभी जितना हमको थिकनेस दिख रहा है, इससे थोड़ा इसका थिकनेस इंक्रीज कर जाता है इलास्टिक रिकवरी के कारण। इस कारण से
ये टूल का जो अंडर साइड सरफेस है और ये वर्क पीस का फिनिश सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे में टच होने लगता है। अगर ये दोनों टच होने लगेगा तो स्वाभाविक है कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ फिगर में कि यहाँ पर इतना ही दूर जो है तो क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना। यहाँ पर और क्लियर कर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर तो हमको गैप दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये टूल और ये वर्क पीस सरफेस है, इस दोनों के बीच में हमको गैप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एरिया में दोनों सटा हुआ है। तो यहाँ पर भी रबिंग होगा, तो यहाँ पर रबिंग होगा तो यहाँ भी फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो यहाँ भी जो भी एनर्जी हमारा इस तीसरा जोन में लॉस होगा वो भी हमारा हीट एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम हीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या देखें कि टोटल एनर्जी का लगभग 70 से 80% एनर्जी जो है वो हमारा प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन में खर्च होता है, लेकिन वहां पर हीट जनरेशन जो है उसका कुछ ही पार्ट होता है। सब एनर्जी वहां पर जो है हीट या प्राइमरी डिफॉर्मेशन में टोटल एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट नहीं होता है ना। उसमें मैक्सिमम एनर्जी जो है वो क्रिस्टल को ब्रेक करने में खर्च होता है और कुछ ही एनर्जी है जो हीट यहाँ पर जनरेट करता है। लेकिन जो सेकेंड डिफॉर्मेशन जोन है जहां पर टिप और टूल के बीच में फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करते हुए मूव करता है, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी खर्च होती है उसका 100% एनर्जी जो है तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और वही तीसरा जोन जो वर्क टूल कांटेक्ट जोन है, यहाँ भी रबिंग एक्शन होता है और यहाँ पर भी रबिंग एक्शन के कारण जो भी एनर्जी खर्च होता है वो भी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम हीट जनरेशन कहाँ है, तो मैक्सिमम हीट जनरेशन आपको ये सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में सबसे मैक्सिमम हीट की क्या होती है, जनरेशन होती है। तो अब यहाँ से हीट रिमूव करना हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अगर ये हीट रिमूव नहीं हुआ तो यहाँ पर हीट बढ़ते बढ़ते ये टूल इतना गर्म हो जाएगा कि टूल का मटेरियल अगर सॉफ्ट पड़ गया तो फिर टूल का टूटना जो है, उसका कटिंग एज बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब ब्लंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हीट का हमें हीट का जो इफेक्ट है उसको हमें कंसीडर करना होगा। इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि जो हम शियर प्लेन बताएं, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ यहाँ है एक पॉइंट कि बाय डिक्रीजिंग द फीड और अनकट चिप थिकनेस वैल्यू ऑफ शियर प्लेन एंगल विल डिक्रीज। तो जैसा कि हम बताएं कि ये एक क्या है, शियर प्लेन है ये, और ये हॉरिजेंटल यानी कटिंग डायरेक्शन से जो भी एंगल यहाँ पर बनाता है फाई, इसको हम क्या कहते हैं, शियर एंगल, ठीक है। तो शियर एंगल का मान अगर घटेगा, शियर एंगल का मान क्या होता है, घटता है। ये घटेगा कब, तो जब हम लोग फीड जो है उसको हम लो कर देंगे, फीड को क्या कर देंगे, लो कर देंगे, तो शियर एंगल का मान क्या होता है, घट जाता है। साथ ही डेप्थ को भी अगर लो कर देते हैं तो भी हमारा शियर एंगल का मान जो है घट जाता है। तो शियर एंगल का मान घटेगा तो जो कटिंग फोर्स है उसका मान आपको बढ़ जाएगा। ऐसे इसको हम आगे बाय मैथमेटिकली भी साबित करेंगे, और अभी मतलब नॉलेज के लिए याद रखेंगे कि अगर शियर एंगल जो है वो डिक्रीज करता है ना, अगर यहाँ पर शियर प्लेन एंगल अगर डिक्रीज करेगा तो विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द शियर प्लेन एरिया, शियर प्लेन एरिया आपका बढ़ जाएगा। इससे जो है तो लार्जर शियर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और हमें ज्यादा फोर्स लगेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्सटेंट ऑफ जो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन जहाँ सबसे ज्यादा हमारा एनर्जी का खर्च होता है ना, तो वो डिपेंड करता है रेक एंगल ऑफ टूल, कटिंग स्पीड, वर्क मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक और फ्रिक्शन ऑन रेक फेस, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखेंगे कि इन तीनों ही जोन में से जितना भी हीट हमको जनरेट करता है,
यानी कि टोटल हीट अगर H जनरेट कर रहा है, इसको तीनों डिफॉर्मेशन जोन मिला के टोटल हीट अगर H है, इस टोटल हीट का लगभग 75 से 80% जो टोटल हीट का लगभग कितना 75 से 80% हीट जो है ये कैरीड बाय चिप, ये जो है तो चिप के द्वारा कैरीड कर लिया जाता है। यानी कि 75 से 80% ऑफ टोटल हीट जनरेशन जो यहाँ पर कटिंग जोन पे है, उसका 75 से 80% हीट जो है ये चिप लेकर के चला जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग कटा हुआ चिप को अगर हम गलती से भी छू देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का हाथ एकदम जल जाएगा, पक जाएगा, इतना तेज ज्यादा ये चिप गर्म होता है। तो हमारा प्रॉब्लम तो यहाँ पर मैक्सिमम यही सॉल्व हो गया कि लगभग 75 से 80% हीट जो है चिप लेके चला गया, और चिप तो ऐसे भी वेस्टेड पार्ट है, तो ये वेस्ट वाला चीज है, अपना हीट भी लेकर के चला गया। लेकिन यहीं पर जो है 25 से यानी 20 से 25% हीट जो है वो आपको टूल और वर्क पीस में ही रह जाता है। तो ये 20 से 25% हीट को ही रिमूव करना हमारे लिए क्या है, चैलेंज है। हम इसको चाहेंगे कि मतलब किसी एक प्लेस पर डिपॉजिट ना होने दें। ये जो 20 से 25% ऑफ हीट है जो टूल और वर्क पीस में रहता है, ये भी कंडक्ट कर जाए, ये भी मतलब जहाँ कटिंग पॉइंट है वहां से वो दूर चला जाए। तो इससे हीट जो है गर्म कम होगा, तो टूल का लॉस जो है वो कम होगा, टूल का लाइफ जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग हीट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, किसमें, वर्क पीस और टूल का जो मतलब कटिंग प्रोसेस है उसमें हीट का डिस्ट्रीब्यूशन।